Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM College मांडलगढ़। हमारा आज का वीडियो है विनिमय साध्य विलेखों का अनादरण, डिसऑनर्ड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अनादरण से क्या आशय होता है? जब कभी भी भुगतान योग्य जो विनिमय साध्य विलेख है, चेक, विनिमय बिल, प्रॉमिसरी नोट आदि को भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है और भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाता है कि विलेख अनादृत हो गया है, विलेख डिसऑनर्ड हो गया है। विनिमय बिल का अनादरण दो परिस्थितियों में हो सकता है। फर्स्ट, विनिमय बिल को हमें स्वीकृति के लिए भी प्रस्तुत करना होता है। फिर सेकंड, स्वीकृति मिलने के बाद हम विनिमय बिल को भुगतान के लिए प्रस्तुत करते हैं। जब विनिमय बिल को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया और स्वीकारकर्ता ने यानी जो ऋणदाता है उन्होंने उस पर स्वीकृति नहीं दी है, तो उस परिस्थिति में भी विनिमय बिल क्या हो जाता है? अनादृत हो जाता है। और सेकंड, जब आप विनिमय बिल को स्वीकृति तो प्राप्त हो गई विनिमय बिल पर, लेकिन जब भुगतान के लिए प्रस्तुत किया, नियत तिथि पर जब भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया और भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह विलेख अनादृत माना जाता है। तो जितने भी हमारे विनिमय साध्य विलेख है, जैसे चेक, विनिमय बिल, प्रॉमिसरी नोट, चेक, विनिमय बिल, प्रॉमिसरी नोट, बैंक, तो इनको जो भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है और भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तो विलेख अनादृत माना जाता है, डिसऑनर हम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में अनादरण। लेकिन केवल विनिमय बिल एक ऐसा विनिमय साध्य विलेख है, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे कहा जाता है, वह एक ऐसा जो दो बार अनादृत हो सकता, मतलब दो परिस्थितियां होती है जिसके अनादरण की। फर्स्ट, स्वीकृति प्राप्त न होने पर। सेकंड, स्वीकृति तो प्राप्त हो गई है लेकिन जब भुगतान के लिए प्रस्तुत किया तो उसका भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं। विनिमय बिल पर आहर्ती की स्वीकृति अनिवार्य होती है। अतः जब विनिमय बिल पर आहर्ती स्वीकृति नहीं देता है तो वह बिल स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से अनादृत हो जाता है। और जब चेक को बैंक के समक्ष भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है और बैंक भुगतान करने से मना कर देता है, तो वह चेक का अनादरण कहलाता है। चेक को लौटाते समय साथ संलग्न की जाने वाली स्लिप पर अनादरण के कारणों का उल्लेख होता है। ये आपने कभी प्रैक्टिकल में भी इस चीज़ का अनुभव किया हो तो कि जब भी चेक डिसऑनर्ड हो जाता है तो बैंक उसके साथ एक स्लिप अटैच करके देता है। उसमें विभिन्न कारण लिखे हुए होते हैं कि आपका चेक किस कारण से अनादृत हुआ है, कि खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं था, चेक पर जाली हस्ताक्षर थे, शब्दों राशि में परिवर्तन था, कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण चेक अनादृत हो सकता है। क्या क्या परिस्थितियां हो सकती है जिनमें चेक का अनादरण हो जाता है, वो हम आगे अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है विनिमय साध्य विलेखों के अनादरण की दशाएं। तो विनिमय साध्य विलेखों में जो चेक है और जो प्रॉमिसरी नोट है वह केवल भुगतान न करने की दशा में अनादृत होते हैं, लेकिन जो विनिमय बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज, उनका अनादरण स्वीकृति न मिलने तथा भुगतान न होने दोनों दशाओं में हो सकता है। अतः दोनों परिस्थितियों का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है जैसे आपका स्वीकृति न देने पर विनिमय बिल का अनादरण, आपने स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया, क्योंकि विनिमय बिल में हम क्या कहते हैं, आई ऑर्डर टू पे। विनिमय बिल एक आदेश है, आप सामने वाले को आदेश करो, लेकिन वह उस पर जब तक स्वीकृति नहीं देता है, वह स्वीकृति नहीं मिलती है, तो स्वीकृति न मिलने के कारण वह अनादृत हो जाता है। तो जब विनिमय बिल का लेखक बिल के आहर्ती के पास उसको स्वीकृति के लिए भेजता है और आहर्ती बिल प्रस्तुत होने पर भी अपनी स्वीकृति बिल पर नहीं देता है, तो विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 91 के अंतर्गत स्वीकृति न देने के कारण अस्वीकृति से विनिमय बिल अनादृत माना जा सकता है। इसकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती है? फर्स्ट, जब विलेख पर स्वीकृति देने वाला अनुबंध के लिए अयोग्य हो, यानी वह स्वीकृति देने के लिए अयोग्य है, स्वीकृति सशर्त दी गई हो, स्वीकृति निर्धारित वैधानिक अवधि अधिक से अधिक 48 घंटे में भी न दी जाए। हमने इसका एक अलग से वीडियो अपलोड किया था, एक्सेप्टेंस ऑफ नेगोशिएबल विनिमय बिलों पर स्वीकृति का, और तो उसमें भी हमने अध्ययन किया था कि स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के 48 घंटे के भीतर दी जानी चाहिए, तो 48 घंटे में नहीं दी गई हो। विनिमय बिल काल्पनिक व्यक्ति के नाम हो जिसको प्रस्तुत करना असंभव हो, यानी जिसके नाम पे विनिमय बिल लिखा गया, यानी जिस व्यक्ति को स्वीकृति देनी थी वह एक काल्पनिक व्यक्ति था। तो
ढूंढने के बाद भी वह नहीं मिला, उसकी मृत्यु हो जाए, दिवालिया हो जाए, उसका उत्तराधिकारी भी स्वीकृति से मना कर दे, विनिमय बिल एक से अधिक पर लिखा गया हो, उनमें से कोई भी एक स्वीकृति से मना कर दे, देनदार उचित खोज के बावजूद विलेख के प्रस्तुतिकरण के लिए उपलब्ध न हो, तो इन सभी परिस्थितियों में विलेख क्या माना जाएगा? अनादृत माना जाएगा। किसके लिए? स्वीकृति न प्राप्त होने के कारण अनादृत हो जाएगा। देनदार बिल पर मिल गया, सब है, लेकिन वह स्वीकृति देने से मना कर दे, अस्वीकृति स्पष्ट लिख दे अथवा स्वीकृति देने से मना कर दे। तो फर्स्ट कंडीशन थी, ये कंडीशन केवल विनिमय बिल पे ही लागू होती है, केवल विनिमय बिल ही स्वीकृति न मिलने के कारण अनादृत होता है। नेक्स्ट है आपका भुगतान न होने पर अनादरण। विनिमय साध्य विलेख यानी आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 92 के अनुसार एक विनिमय साध्य विलेख भुगतान न होने के कारण अनादृत तब कहा जाता है जब प्रॉमिसरी नोट का लेखक, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट का पेमेंट कौन करेगा? लेखक, बिल का स्वीकारक और चेक का आहर्ती, भुगतानकर्ता जिसे हम कहते हैं। प्रॉमिसरी नोट का भुगतान उसका लेखक करेगा, बिल का भुगतान जो बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय बिल उसका भुगतान उसका स्वीकारक करेगा, और चेक का आहर्ती उसका यथोचित ड्रॉवी भुगतान चाहे जाने पर भी भुगतान करने में असमर्थ रहे। तो क्या कंडीशंस हो सकती है जिसमें विनिमय साध्य विलेख भुगतान न होने के कारण अनादृत माने जाते हैं? फर्स्ट है आपका जब प्रतिज्ञा पत्र का लेखक, क्योंकि प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है? आई प्रॉमिस टू पे, तो उसका लेखक, बिल का स्वीकारक, चेक का आहर्ती बैंक यथोचित भुगतान चाहे जाने पर भी भुगतान से मना कर दे या भुगतान करने में असमर्थ रहे। जब विलेख के प्रस्तुतिकरण में ही बाधा उत्पन्न की जाए, यानी एक तो आपने प्रस्तुत कर दिया, प्रस्तुत करने के बाद भुगतान होने से मना हो गया, और प्रस्तुतिकरण में ही बाधा उत्पन्न हो जाए, देनदार खोजबीन के बावजूद निर्दिष्ट स्थान अथवा निर्दिष्ट समय पर भुगतान के लिए उपलब्धि न हो, धारा 61 अ के अनुसार विलेख पर भुगतान का कोई विशेष स्थान न दिया जाने पर भुगतान तिथि पर देनदार या बिल का स्वीकारक न मिले, यानी जो स्थान दिया गया था भुगतान के लिए, भुगतान तिथि पर देनदार और बिल का स्वीकारक न मिले, स्थान का उल्लेख करने पर भी भुगतान की देय तिथि पर वह स्थान कार्यविधि में बिना किसी विशेष कारण के बंद हो, यानी जो कार्यालय समय आपको दिया गया था और जो स्थान उसमें उल्लेखित था वह आपने भुगतान तिथि पर वहां गए और वह बंद था या आपको नहीं मिला, तो भी वह अनादृत माना जाएगा क्योंकि भुगतान नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आंशिक भुगतान देकर शेष भुगतान के लिए मना कर दे। देय तिथि पर प्रस्तुत न करने की जानकारी होते हुए भी आंशिक भुगतान कर शेष राशि का भुगतान न करे। जब देनदार विलेख को प्रस्तुतिकरण की कमियों के कारण प्राप्त अधिकारों का परित्याग कर दे और बाद में देय तिथि पर विलंब के भुगतान से मना कर दे, तो ये कुछ निम्नलिखित परिस्थितियां हो सकती है जिसमें विलेख का अनादरण भुगतान न होने के कारण होता है। अब नेक्स्ट है आपका चेक अनादरण की क्या दशाएं होती है, क्या कंडीशंस होती है जिसमें चेक डिसऑनर्ड हो जाता है। इसमें आपका फर्स्ट है जब ग्राहक की चेक भुगतान के पूर्व मृत्यु हो जाए अथवा ग्राहक पागल या दिवालिया हो जाए, तो वह कॉन्टैक्ट करने के योग्य ही नहीं है, या तो उसकी मृत्यु हो गई, पागल या दिवालिया हो जाए, तो उस परिस्थिति में भुगतान प्राप्त नहीं हो सकता। जब ग्राहक ने स्वयं चेक का भुगतान रोक दिया हो, देनदार बैंक को चेक के धारक का स्वामित्व दोषयुक्त या संदिग्ध लगे, यानी बैंक अपने स्तर पर बैंक को लगे कि जिसने चेक प्रस्तुत किया है भुगतान के लिए उसका स्वामित्व दोषयुक्त या संदिग्ध है, तो बैंक मना कर दे। खाते पर कुर्की आदेश हो जाने पर, जब रेखांकित चेक खिड़की पर प्रस्तुत कर नकद भुगतान की मांग हो, क्योंकि जो रेखांकित चेक होते हैं उनका भुगतान खाते में जमा के माध्यम से ही होता है। रेखांकित चेकों का भुगतान कभी भी नकद खिड़की पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब चेक पर ग्राहक के हस्ताक्षर जाली हों, जब चेक पर महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं और तथा उनकी लेखक ने पुष्टि हस्ताक्षर करके न चेक में कोई अमाउंट में या किसी में नाम में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है और लेखक ने पुनः अपने हस्ताक्षर करके उसकी पुष्टि न की हो, जब ग्राहक के खाते में अपर्याप्त राशि हो, जब आदेशित चेक पर पृष्ठांकन अनियमित हो,
जब ग्राहक ने चेक के भुगतान के पूर्व ही खाता बंद कर दिया हो, अकाउंट क्लोज कर दिया हो, जब चेक बुरी तरह से कट फट जाए या विकृत हो जाए, जब बैंक अथवा ग्राहक दोनों में से किसी ने भी खाता बंद करने का नोटिस दे दिया हो, जब ग्राहक कंपनी या साझेदारी की स्थिति में हो और वह भंग हो गई हो और बैंक को सूचना मिल गई हो, कालतिरोहित चेक हो यानी उसका जो टाइम पीरियड निकल गया हो, उत्तर तिथि चेक हो, लिखित तारीख से पूर्व ही भुगतान के लिए प्रस्तुत कर दिया जाए, दोनों कंडीशन हो सकती है। या तो स्टेल चेक हो सकता है या यानी अगली तिथि का चेक हो सकता है, या जो चेक का 3 मंथ्स की जो अवधि होती है वह पूरी हो गई हो। चेक बैंक समयावधि के बाद भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाए, जब चेक को भुगतान हेतु अनियमित ढंग से प्रस्तुत किया, आपने क्या किया, चेक को ले गए और वहां बैंक में ऐसे ही आपको नहीं जानकारी है कि चेक को हमें कलेक्शन बॉक्स में डालना होता है, उसके पीछे अकाउंट नंबर लिखने होते हैं, पूरी अपने प्रक्रिया फॉलो नहीं करी, तो बैंक भुगतान करने से मना कर सकता है। यानी उसको उचित रूप से प्रस्तुत किया गया हो, जो बैंक के टाइम है बैंकिंग आवर से उसमें ही आपने उसे प्रस्तुत किया गया हो, कालतिरोहित चेक न हो, न ही पोस्ट डेटेड चेक हो। तो ये निम्नलिखित परिस्थितियां हो सकती है जिसमें बैंक चेक के भुगतान से मना कर सकता है। तो इस कंडीशंस में चेक क्या हो जाता है, अनादृत हो जाता है। और जब चेक अनादृत हो जाता है तो ग्राहक को बैंक की जिम्मेदारी होती है, कलेक्टिंग बैंक की, संग्राहक बैंक की वो ग्राहक को चेक के साथ ही एक स्लिप अटैच्ड होती है जिसमें अनादरण के कारणों का उल्लेख होता है, वह ग्राहक को सुपुर्द की जाती है। नेक्स्ट है परिस्थितियां जिनमें शोधी बैंक चेक का अनादरण नहीं कर सकता। अभी तो हमने वह परिस्थितियां पढ़ी थी जिनमें शोधी बैंक चेक का भुगतान करने के लिए मना कर सकता है। अब ये अग्रलिखित परिस्थितियां हैं जिनमें शोधी बैंक चेक का अनादरण नहीं कर सकता है। फर्स्ट है जब चेक उसके निर्गमन तिथि के यहाँ है 3 महीने के भीतर भुगतान हेतु प्रस्तुत कर दिया जाए। नेक्स्ट है जब चेक का लेखक अथवा आहर्ता के हस्ताक्षर की लिखावट चेक के अन्य तत्वों की लिखावट से न मिले किंतु नमूने के हस्ताक्षर मिलते हो, यानी जो चेक भरा गया है वह भले ग्राहक की राइटिंग में नहीं है लेकिन नमूने के हस्ताक्षर उस हस्ताक्षर से मेल खाते हो, तो इस स्थिति में बैंक मना नहीं कर सकता है। वाहक चेक चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाए, बियरर चेक, जब चेक में शब्दों तथा अंकों में लिखी राशियों में अंतर हो अथवा अंकों में राशि लिखी नहीं हो तो शब्दों में लिखी राशि को सही माना जाता है। जब रेखांकित चेक को रेखांकन को विधिवत निरस्त कर उसे खुला चेक बनाकर, यानी रेखांकन किया, रेखांकन को निरस्त करने का अधिकार केवल और केवल ग्राहक के पास ही होता है, लेखक के पास ही होता है। उसने उसे रेखांकन को निरस्त कर उसे खुला चेक बनाकर खिड़की पर भुगतान हेतु प्रस्तुत किया है तो उस स्थिति में बैंक मना नहीं कर सकता है। जब नियमित चेक निर्धारित समयावधि में बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाए और ग्राहक के खाते में भी पर्याप्त राशि हो, जब 2 बैंकों के नाम से विशेष रेखांकित चेक बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाए तो दूसरा बैंक पहले बैंक का उगाही के लिए एजेंट हो। ये जब हमने रेखांकन के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि विशेष रेखांकित चेक में 2 बैंकों के नाम लिखे होते हैं, जो दूसरा बैंक होता है वो कलेक्टिंग बैंक होता है एज ए एजेंट ऑफ फर्स्ट बैंक, इस तरह से ही उसमें रेखांकन किया गया हो। नेक्स्ट है ग्राहक के खाते में अपर्याप्त राशि के कारण यदि एक चेक का अनादरण हो जाए और उसी समय दूसरा चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाए तो बैंक पहले वाले चेक के अनादरण के आधार पर दूसरे चेक को भुगतान से मना नहीं कर सकता, बशर्ते कि ग्राहक के खाते में यथेष्ट राशि उपलब्ध हो। यानी ग्राहक ने 2 चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत किए, एक चेक की राशि है, एक की नहीं, तो एक चेक अनादरित हो सकता है, दोनों नहीं। प्रतिज्ञा पत्रों का अनादरण, प्रतिज्ञा पत्रों को न तो स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, केवल उन्हें भुगतान देय तिथि पर भुगतान के लिए प्रस्तुत करना होता है और भुगतान लिया जाता है। यदि प्रतिज्ञा पत्र का जो लेखक होता है इसका भुगतान देय तिथि पर नहीं करता है और भुगतान करने से मना कर देता है तो प्रतिज्ञा पत्र का अनादरण माना जाता है। तो हमने जो विनिमय साध्य विलेख है जैसे विनिमय बिल, उसके अनादरण की दोनों परिस्थितियों का अध्ययन किया, स्वीकृति न मिलने से अनादरण और भुगतान न होने के कारण अनादरण। उसके बाद चेक के अनादरण की परिस्थितियां कि किन परिस्थितियों में चेक का अनादरण हो जाता है और प्रतिज्ञा पत्रों का अनादरण। तो अनादरण
इस वीडियो से संबंधित यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।